वहीं ईवीज में जो इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है, जो बैटरी से पावर लेते हैं और ये प्रोसेस एमिशन फ्री होता है। इसका क्या मतलब हुआ? एक ईवी का फ्यूल कॉस्ट पेट्रोल और डीजल व्हीकल के मुकाबले 50 से 60% तक कम हो सकता है। भारत जैसे देश के लिए जो अपनी 80% से ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत को इंपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज़ को हमारे ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर कहा जा रहा है। लेकिन ये ईवीज़ होती क्या हैं और क्यों लोग इतना ईगर हैं पेट्रोल और डीजल व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट करने के लिए? आज के इस एपिसोड में हम गहराई से समझेंगे ईवीज़ के एडवांटेजेस, चैलेंजेस और क्या भविष्य है इनका, खासकर भारत में। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए द बल्ब के इस वीडियो को अंत तक देखिए। आसान शब्दों में इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी एक ऐसा व्हीकल है जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल या फिर डीजल के बदले इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। इसमें एक बैटरी होती है जो एनर्जी स्टोर करती है और एक इलेक्ट्रिक मोटर जो पावर प्रोड्यूस करके व्हीकल को मूव करता है। ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि आईसी व्हीकल के मुकाबले ईवी जीरो टेल पाइप एमिशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो इनका एंड प्रोडक्शन होता है उसमें कार्बन 0% होता है, जो एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा क्लीन ऑल्टरनेटिव है। अब चलिए टेक्निकल तौर पर समझते हैं कि ईवी ट्रेडिशनल और पेट्रोल व्हीकल से बेहतर क्यों हैं। सबसे पहले ईवी के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को समझते हैं। देखिए, पेट्रोल और डीजल व्हीकल इंटरनल कंबशन इंजन पर चलते हैं जो फॉसिल फ्यूल को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पर्टिकुलेट मैटर जैसे हार्मफुल गैसेज रिलीज होते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। एक आईसी व्हीकल एवरेज में 4.6 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर एमिट करता है। वहीं ईवीज़ में जो इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होता है, जो बैटरी से पावर लेते हैं और ये प्रोसेस एमिशन फ्री होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर ईवी को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से चार्ज किया जाए तो कार्बन एमिशन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो सकता है और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना अच्छा ऑल्टरनेटिव है, आप इससे ये समझ सकते हैं। दूसरा है कॉस्ट एफिशिएंसी। ईवीज़ का इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। एक ईवी का फ्यूल कॉस्ट पेट्रोल और डीजल व्हीकल के मुकाबले 50 से 60% तक कम हो सकता है। इसके अलावा ईवीज़ में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एनर्जी को रिकवर करके बैटरी को रिचार्ज करता है। इससे व्हीकल की जो है रेंज बढ़ती ही है और साथ में एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है। मेंटेनेंस की बात अगर हम की जाए तो ईवीज़ में मूविंग पार्ट बहुत कम होते हैं, जैसे कि नो इंजन ऑयल, इसमें कोई इंजन ऑयल का यूज़ नहीं होता है। फ्यूअर फ्लूइड्स कम होते हैं और ब्रेक का जो वियर टियर सिस्टम है वो भी कम होता है, जिससे ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट 20 से 30% तक कम हो सकता है। कितनी बड़ी बात है ये। परफॉर्मेंस देखा जाए तो ईवीज़ में इंस्टेंट टॉर्क मिलता है जो एक्सेलरेशन को स्मूथ करता है और ये बहुत उसको क्विक बनाता है। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, आसान करते हैं इसको। ये एक इलेक्ट्रिक मोटर का रिस्पॉन्स टाइम एक आईसी इंजन से ज़्यादा फास्ट होता है जो ईवीज़ को सुपीरियर एक्सेलरेशन और परफॉर्मेंस देता है। एग्जाम्पल की बात की जाए, टेस्ला मॉडल एस प्लेड जो कि 0 से 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड लाने के लिए सिर्फ 2.1 सेकंड लेता है, जो किसी भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट कार से बहुत ज़्यादा तेज है। मतलब तुरंत 2.1 सेकंड में 100 किलोमीटर का रफ्तार ये गाड़ी पकड़ लेता है। अगर हम ईवीज़ के शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसका चौथा सबसे बड़ा कारण क्या है? एनर्जी इंडिपेंडेंस। अब भारत जैसे देश के लिए जो अपनी 80% से ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत को इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हम 80% ज़्यादा तेल जो है दूसरे देशों से लाते हैं, ईवीज़ एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होल्ड करते हैं। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे कि सोलर, विंड एनर्जी, जिनको यूटिलाइज करके हम अपनी एनर्जी नीड्स को सस्टेनेबली मीट कर सकते हैं। तो अगर चार्जिंग स्टेशन या फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करते हैं या फिर इसकी इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ाई जाती है तो जो हम अपनी ऑयल इंपोर्ट्स हैं उन पर डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और इससे हमारे देश के इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। साथ में एनवायरनमेंट को जो बेनिफिट है वो तो है ही। फिलहाल भारत ईवीज़ के अडॉप्शन के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन ये ट्रांजिशन अपने साथ कई चैलेंजेस भी लेकर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे बेनिफिट है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। भविष्य में ईवीज़ का रोल समझने के लिए हमें कुछ की फैक्टर पर नज़र डालनी होगी। वो क्या होंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो की फैक्टर है वो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अब इसका एग्जांपल हम देखें, जैसे कि भारत सरकार ने फेम 2 यानी कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसके तहत 10,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया था। कितना बड़ा अमाउंट है। इसमें क्या हुआ था, इसको ईवीज़ को प्रमोट करने के लिए इस इनिशिएटिव में इसका जो गोल था उसमें शहरों में 7,000 इलेक्ट्रिक बसेस, 5 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स और 55,000 इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स और 10 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को सब्सिडाइज करके इसको प्रमोट करना था। मतलब इनको सब्सिडीज मिलेंगी जो भी इसको परचेस करता है। अब ये पॉलिसी फ्रेमवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के साथ साथ कंज्यूमर अडॉप्शन को भी एनकरेज करेगा, यानी कि कंज्यूमर इस सब्सिडी की वजह से इस व्हीकल्स को परचेस करने की कोशिश करेंगे। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट।
सबसे पहले तो भारत में ईवीज एडॉप्शन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वो है चार्जिंग। हम जानते हैं हमारे देश में जो चार्जिंग स्टेशन है वो बहुत कम है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो करेंटली इंडिया में सिर्फ 1800 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हैं, जो कि प्रोजेक्टेड 2030 के टारगेट के लिए बहुत ज़्यादा कम है। अब प्रोजेक्शन क्या है आपको मैं बता दूं, आने वाले समय में भारत में 2030 तक 2.9 मिलियन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की जरूरत होगी। अब देखिए कितना कम है, ना के बराबर है अभी। इसके लिए प्राइवेट कंपनीज जैसे कि टाटा पावर, रिलायंस और स्टेट गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन की बहुत ज़रूरत होने वाली है, नहीं तो ये आसानी से कवर नहीं हो पाएगा और जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का सपना है वो पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा। अब तीसरी समस्या क्या है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और लोकलाइजेशन। फिलहाल भारत में लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चर होती है। इसको बूस्ट करने के लिए मोदी सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लाए। सबसे पहला इनिशिएटिव क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम यानी कि PLI स्कीम इसको इंट्रोड्यूस किया है, जो कंपनीज को इंडिया में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करने के लिए इंसेंटिवाइज करता है, यानी कि लोन देता है, सब्सिडाइज लोन देता है, सपोर्ट करता है। और हम फिलहाल की बात करें तो 2030 तक भारत का गोल है कि 50 गीगावाट आवर का डोमेस्टिक बैटरी प्रोडक्शन कैपेसिटी डेवलप कर सके, क्योंकि बैटरी लोकलाइजेशन से EVs की कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हम बनाएं एक जगह पर दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो जहाँ तक हो सके कि जितने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंगे लोकल एरियाज़ में होंगे उतना ज़्यादा ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अब चौथी समस्या क्या है, कंज्यूमर अडॉप्शन और ये अवेयरनेस, यानी कि भारतीय कंज्यूमर अभी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के इनिशियल कॉस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत महंगा आता है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही हैं और गवर्नमेंट इंसेंटिव्स मिल रहे हैं या फिर गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, ये कॉस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है और अवेयरनेस भी देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस कैंपेन्स और टेस्ट ड्राइव प्रोग्राम ऐसे दो ज़रूरी टेक्निक्स हैं जो कंज्यूमर का ट्रस्ट और अडॉप्शन को बढ़ा सकता है। और देखिए, जहाँ तक EVs को क्लीन एनर्जी फ्यूचर का चैंपियन बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ सीरियस एनवायरमेंटल और एथिकल इश्यूज़ भी इससे जुड़े हुए हैं, जो कि अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं कि उसके बेनिफिट को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। और अगर हम EVs को सक्सेसफुल बनाना है तो इन समस्याओं का समाधान अत्यंत ज़रूरी है। बिना इनके समाधान के हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनके थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझते हैं, उसके बाद इसको हम एनालाइज करके समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो जो सबसे पहला दिक्कत है वो बैटरी प्रोडक्शन से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बैटरी प्रोडक्शन से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करना ये बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो बैटरीज होती हैं उसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज जैसे रेयर मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। लिथियम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है हाईली वाटर इंसेंटिव भी होता है, मतलब लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए 1 टन लिथियम को अगर हमको प्रोड्यूस करना है तो उसमें 5 लाख गैलन पानी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे केस में एरिड रीजन जहाँ पर वाटर का स्कैर्सिटी का इशू भी बढ़ा सकता है। कोबाल्ट माइनिंग का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट है, बहुत हाई है। इसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जो सॉइल और वाटर पोल्यूशन का रीजन बन सकता है और अल्टीमेटली ह्यूमंस को बहुत हाई लेवल पर नुकसान पहुंचाने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा इशू है वो है चाइल्ड लेबर और ह्यूमन राइट्स को लेकर। देखिए, कोबाल्ट के जो रिजर्व्स हैं उनका 60% अमाउंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही है, मतलब एक ही जगह पे 60% रिजर्व्स हैं। और यहाँ के माइंस में चाइल्ड लेबर और अनसेफ वर्किंग कंडीशन की रिपोर्ट्स हमेशा से ही आती रहती है। अब EVs की डिमांड बढ़ने के साथ ही कोबाल्ट की डिमांड की भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल में काम आता है उसके बैटरी बिल्डिंग में, जो कि ह्यूमन राइट वायलेशन को एस्केलेट कर रहा है। और एथिकली सोर्स कोबाल्ट के बिना EVs के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व कंपनीज पर सीरियस और एथिकल कंसर्न हमेशा से उठते रहते हैं और आगे भी उठते ही रहेंगे, क्योंकि कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट चाइल्ड लेबर और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के साथ सर्वाइव नहीं कर सकती है। एक और बड़ा चैलेंज है बैटरी डिस्पोजल और उसके रिसाइकलिंग का, क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज में टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लेड, निकल और कोबाल्ट, ये सब उसमें अवेलेबल होते हैं, जो कि अगर ठीक से रिसाइकल नहीं किया गया तो सॉइल और वाटर कंटेमिनेशन का रिस्क बहुत हाई लेवल पर बढ़ सकता है। बैटरी रिसाइकल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली अभी डेवलपिंग स्टेज में है, यानी कि अभी पूरी दुनिया में ठीक से डेवलप नहीं हो पाया है और इंडिया में रिसाइकलिंग का जो इंफ्रा है अभी स्टार्ट ही हुआ है, इसका सेटअप अभी स्टार्ट किया गया है। और अगर अभी से प्रॉपर रेगुलेशन इंप्लीमेंट नहीं किए जाते हैं तो आगे चलकर हमें बहुत हाई लेवल पर एनवायरमेंटल हजार्ड्स फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल में भोपाल में गैस लीक हुआ था, चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, इस तरीके से बहुत सारे डिजास्टर्स हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज है एनर्जी सोर्स फॉर चार्जिंग को लेकर। EVs का एनवायरमेंटल बेनिफिट लार्जली डिपेंड करता है उस एनर्जी सोर्स पर जिससे इन्हें चार्ज किया जाता है। अगर भारत जैसे देश में जहां अभी भी 70% इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट होती है, यानी कि 70% इलेक्ट्रिसिटी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो कोयले से बनती है, EVs को अगर हम उससे चार्ज करते हैं तो ओवरऑल जो कार्बन फुटप्रिंट होता है उतना रिड्यूस नहीं हो सकता है जितना थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट किया गया है। जैसे कहते हैं ना हम जीरो एमिशन, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन EV एडॉप्शन के साथ साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से EVs को चार्ज करते हैं, EVs के बैटरीज को चार्ज करते हैं, तभी ये
पॉसिबल होगा, एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट होगा। और अगर ईवीज को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन बनाना है तो कुछ टेक्निकल और पॉलिसी ओरिएंटेड स्टेप्स उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे? अब ये स्टेप कौन से हो सकते हैं और इन्हें डिटेल में हमें समझना है, तो इसे हम समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉलिसीज़ और क्या क्या स्टेप्स हमें उठाना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहला चेंज है रिन्यूएबल एनर्जी का इंटीग्रेशन, क्योंकि ईवीज़ के जो भी बेनिफिट है वो तभी मैक्सिमाइज होंगे जब उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी से हम चार्ज करते हैं, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझने की कोशिश की। लेकिन भारत का जो टारगेट था 2022 तक का 175 गीगावाट था और 2030 तक 450 गीगावाट है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना। लेकिन अभी जब हम करंट की बात करें, सच्चाई ये है कि 2024 में 148 गीगावाट तक ही इंडिया पहुंच पाई है। और अगर ईवीज़ का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड से इंटरचेंज होता है तब तो कार्बन एमिशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो सकता है और तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, हमें और साथ में हमारे एनवायरनमेंट को। और जो दूसरा सबसे ज़रूरी बदलाव है वो है एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी को लेकर। बैटरी टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू, जैसे कि सॉलिड स्टेट बैटरीज जो कि लिथियम आयन बैटरी से ज़्यादा एफिशिएंट हैं और सेफ भी हैं। फिलहाल अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये डेवलपमेंट स्टेज में हैं। सॉलिड स्टेट बैटरीज हाई एनर्जी डेंसिटी ऑफर करती हैं कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरी, जो कि हमारे गाड़ियों का रेंज जो होता है वो बढ़ा सकती है। और इसके अलावा सोडियम आयन और लिथियम सल्फर बैटरीज जैसे ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ भी डेवलप की जा रही हैं, जो कि अभी रेयर मटेरियल की डिपेंडेंसी को आगे चलकर हमारा कम करेंगी और अल्टीमेटली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करेंगी। इसके अलावा हमें एथिकल सोर्सिंग पर भी फोकस करना होगा इफ़ यू वांट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। रिस्पॉन्सिबल कोबाल्ट इनिशिएटिव यानी कि RCI जैसे फ्रेमवर्क और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कंपनी को इंश्योर करना होगा कि उनके जो रॉ मटेरियल्स वो यूज़ कर रहे हैं बैटरी के लिए, जो सोर्स कर रही हैं, वो सबसे ज़रूरी लक्ष्य होना चाहिए उनका, क्योंकि ईवीज़ इंडस्ट्री को अपने सप्लाई चेन का क्लीन और एथिकल बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि ह्यूमन राइट वायलेशन से फ्री हो और एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिट हो। इन कंपनीज़ को ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए अपनी सोर्सिंग प्रैक्टिस पब्लिकली डिस्क्लोज करनी चाहिए कि ये कहाँ से अपने रॉ मटेरियल्स ला रही हैं और उनमें कोई लूप होल नहीं होना चाहिए, बहुत ही ये क्लीन होना चाहिए ताकि हमें क्लियरली दिखे इनके सोर्स क्या है। इसके अलावा रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हाई स्केल पर डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के दिन में बैटरी रिसाइकलिंग के लिए एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज डेवलप करना एक नेसेसिटी बन गया है। भारत में भी इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, यानी कि भारत के पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और बैटरी वेस्ट वो हमेशा आएंगे और उनके लिए मैनेजमेंट के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और इंफ्रा की ज़रूरत हमेशा ही रहेगी। जैसे कि पायरोमेटलर्जिकल और हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस का यूज़ करके लिथियम आयन बैटरीज के वैल्यूएबल मटेरियल्स को रिसाइकल किया जाता है और इसका आगे यूज़ करके इसको और बेहतर किया जा सकता है। अब इन रिसर्च और इन्वेस्टमेंट को इस फील्ड में बढ़ावा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि प्रोडक्शन से लेकर रिसाइकलिंग तक के सारे स्टेप्स में हमें महारत हासिल करनी है और इससे इस इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छा डेवलपमेंट आएगा। सारा पैसा जो भारत का है इसमें ही रहे और दूसरे देशों में एनर्जी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो सके, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे, रिसाइकल एनर्जी पे डिपेंडेंट रहेंगे, उसको हम रिसाइकल भी कर रहे हैं, रिन्यू भी कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंसेंटिवाइज या फिर जो गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, इनके बिना कभी अचीव नहीं कर सकता है। सरकार को पॉलिसी डिज़ाइन करते वक्त इन इश्यूज़ को ध्यान में रखना होगा कि गवर्नमेंट को ईवीज़ एडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, क्योंकि कंज्यूमर जानेगा नहीं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। गवर्नमेंट को भी इन प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और साथ ही फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज को धीरे धीरे खत्म करना होगा और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को इंसेंटिवाइज करना होगा, ताकि ओवरऑल इकोसिस्टम का ट्रांजिशन बहुत ही स्मूथली हो सके और जो आज लोग ट्रेडिशनल व्हीकल यूज कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अनडाउटली हमारे क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट फाइट और एक ज़्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ ट्रांजिशन में एक की पीस है, लेकिन जैसा कि हमने देखा ये बिना अपने फ्लॉज के नहीं है। तो ज़रूरत क्या है कि हम ईवी रेवोल्यूशन को एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करें और एनवायरमेंटल, एथिकल, इकोनॉमिकल चैलेंजेस को एड्रेस करें। जैसे कि भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एम्ब्रेस करने के लिए तैयार हो रहा है, हम एज अ कंज्यूमर के रूप में इन्फॉर्म रहना और ऐसे चॉइसेस करना क्रूशियल है जो सच में सस्टेनेबल फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करता है। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेयरनेस के परफेक्ट बैलेंस के साथ हमें क्लीनर ग्रीनर कल की तरफ बढ़ सकते हैं। द बल्ब देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वर्ल्ड के आसपास इन चीज़ों को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में।